Welcome to the Nimbus online platform, दोस्तों. As you all know, we are continuing with the Agas with the NCERT series and उसके अंदर हम cover कर रहे हैं geography की NCERT फिलहाल के लिए and soon we will be covering more subjects also. So we have covered the 6 chapters of the class 6 geography and now today we'll be continuing with the next chapter, that is our country इंडिया. एंड इसके बारे में हम जानेंगे कि इंडिया के फिजिकल फीचर्स क्या है, इंडिया की लोकेशन क्या है, इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स जो कि हमें स्टेट सिविल सर्विसेज एज वेल एज यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ये सारे के सारे फैक्ट्स एंड कंसेप्ट्स. सो लेट्स स्टार्ट. सो before starting, I want to give you the quick recap about the last lecture, that was the major landforms of the earth. हमने इसको बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है. एनसीईआरटी से भी ज्यादा डेप्थ में जाके इसको एक्सप्लेन किया गया है. सो आप देख सकते हैं लास्ट लेक्चर यूट्यूब पे, हमारा प्लेलिस्ट है आगाज विद द एनसीईआरटी हमारे चैनल पे, उस पे जाके आप ये चैप्टर देख सकते हैं, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ. इसके अंदर हमने अर्थ मूवमेंट्स, एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस, कैटास्ट्रोफिक, डायस्ट्रोफिक सारा कवर किया है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वॉच. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस टॉपिक, दैट इज आवर कंट्री इंडिया. सो सबसे पहले इंडिया की शुरुआत करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इंडिया है कहाँ पे, इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है. सो दिस इज अवर अर्थ. तो यहाँ पे इंडिया को लोकेट करते हैं. सो बेसिकली दिस इज अवर इंडिया, एज यू ऑल कैन सी. ये देखो, ये बीच में जो लाइन जा रही है, दिस इज इक्वेटर. सो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में पड़ा है? इंडिया इसका मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ा है. हेमिस्फीयर मतलब कि अगर हम किसी स्फीयर के दो हिस्से कर दें तो वो कौन से हिस्से में होगा? ये है नॉर्थ वाले हिस्से में. इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्दर्न पार्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है विद रिस्पेक्ट टू ईस्ट और वेस्ट, क्या वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है? सो इट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दैट प्राइम मेरिडियन लाइन जो हमने पढ़ा है पहले लेक्चर्स में, जो प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री से क्रॉस करता है, लॉन्गिट्यूड से क्रॉस करता है. सो हमें ये पता लग गया कि इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. तो नेक्स्ट जो कि अनदर फैक्ट इज, ये क्या इसके अंदर से जो हमने मेजर लैटिट्यूड्स देखे हैं जिसमें इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, क्या इसमें से कोई लाइन पास करती है? तो द आंसर इज यस, इसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है 23.5 डिग्री से. ठीक है. सो एज यू कैन सी अवर इंडिया, सो ज्योग्राफिकली बहुत ही डाइवर्स कंट्री है हमारी. एज यू कैन सी देयर इन द नॉर्थ हिमालयस लाई करते हैं. सो बेसिकली अगर हम जाने कि हमारा इंडिया जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जस्ट ऊपर लाई करता है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रहा है. ये देखो, देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है बीचों बीच पास कर रहा है. और हमने ये पढ़ा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे जो होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो एरिया होता है वो टोरिड जोन होता है, उसमें होती है गर्मी. तो इन जस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो कि टेम्परेट रीजन जहां पे शुरू हो जाता है, जस्ट यहाँ पे ही हिमालय जैसे ठंडा इलाका कैसे आ गया जहां पे ग्लेशियर्स हैं, बर्फ है. सो बेसिकली दिस इज ड्यू टू दी फोल्डिंग ऑफ द माउंटेन्स, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, जो कि जो हमारा इंडिया का नीचे वाली कॉन्टिनेंटल प्लेट्स थी जो कि ऊपर जो है एशियन प्लेट थी, दोनों टकराई आपस में. तो उससे क्या हो गया, हिमालय जो है ऊपर के उनका हाइट जो है एकदम से बढ़ गई. तो हाइट बढ़ने की वजह से एज विद द हाइट हमने देखा था कि एटमोस्फेयर में टेम्परेचर जो हो जाता है डाउन. तो इसीलिए जो है हिमालय जो कि है, एक तो माउंटेन्स क्रिएट हो गए और दूसरा वहां पे टेम्परेचर लो हो गया, और उसी के कारण जो है यहाँ पे ग्लेशियर्स भी हैं. और ग्लेशियर से हमारा क्या मतलब, ये ग्लेशियर्स बर्फ के पहाड़ होते हैं और जिसमें से जो स्टोर करते हैं वाटर को. ठीक है, जब भी गर्मी होती है वो ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं और रिवर्स के थ्रू फ्लो होके हमें पानी मिलता है. ठीक है, हमारे जो नीचे प्लेन्स आ जाते हैं, फिर वहां पे खेतों में के लिए पानी. ठीक है, चाहे गंगा हो, इंडस हो, वो सारे के सारे पानी कहाँ से आता है? वो ग्लेशियर से मेल्ट डाउन होके ही आता है. सो सबसे पहली बात करी हमने हिमालयाज की जो कि नॉर्थ में लाई करते हैं. तो द थिंग इज के दो तरीके से टेम्परेचर डाउन हो सकता है. एक तो अगर हम
ऊपर वाली साइड मूव करें, जैसे देखो ये है हमारा इंडिया, अगर इससे ऊपर मूव करे जाएंगे, रशिया में जाएंगे, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही लो है, क्योंकि हमें पता है कि जोन ये यहाँ पे टोरिड जोन पे तो कम होगा, टेम्परेट जोन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होगा, टोरिड जोन में टेम्परेचर हाई होगा, और फ्रिजिड जोन में तो और भी ज्यादा जो नॉर्थ पोल के आसपास है कड़कड़ा कड़क की ठंड होगी, ठीक है। सो यहाँ पे इस एरिया में तो बहुत ही टेम्परेचर लो होगा। सो बट इंडिया में हिमालयाज में ही इतना लो टेम्परेचर आने की वजह क्या है कि दो तरीके से टेम्परेचर जो है लो होता है। एक तो है अगर आप लैटिट्यूडनल वाइज अगर हम ऊपर जाते हैं तो उस केस में भी लो होगा, अगर, और दूसरी चीज क्या है, अगर हम हाइट वाइज अगर हम ऊपर को जाते हैं तो तब भी हमारा टेम्परेचर जो है लो होगा। तो दिस इज द सेकंड केस जो मैंने आपको बताया, जिस कारण की जो है हिमालयस की जो टेम्परेचर है वो लो है नॉर्थ इंडिया का। अब द थिंग इज, ये तो हमने फर्स्ट चीज देख ली कि जो कि हिमालयास के जो रेंजेस हैं, ठीक है, हिमालयास के रेंजेस हैं, और इसके ऊपर ट्रांस हिमालयास के रेंजेस भी, मतलब हिमालयास के पार के रेंजेस, ठीक है। ट्रांस का मतलब होता है उसके पार, तो ट्रांस हिमालयास के भी रेंजेस हैं हिमालयास के ऊपर, तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। देन कम्स द प्लेन एरिया, जिसके अंदर पंजाब हरियाणा आ गया। देन इधर से जो गंगा नदी जहां जहां से बहती है, यूपी बिहार वाला एरिया, वेस्ट बंगाल वाला एरिया, तो ये भी क्या है, सारे का सारा प्लेन एरिया है, ठीक है। देन कम्स द थार डेजर्ट, ठीक है, राजस्थान गुजरात साइड में हम देखते हैं कि द ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट है हमारा, जहां पे बहुत ही गर्मी पाई जाती है, ठीक है। फिर और नीचे थोड़ा सा आए, साउथ में आए, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लेट्यू रीजन हो जाता है। अब प्लेट्यू रीजन है, इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू आपको पता है, रिच इन आयरन एंड स्टील, हमने लास्ट लेक्चर में देखा। और भी बहुत सारे मिनरल्स, कोलार माइंस है कर्नाटका में जहां से गोल्ड पाया जाता है, कॉपर माइंस हैं, ठीक है, राजस्थान वाली साइड पे। सो बहुत सारे मिनरल्स इन प्लेट्यू एरिया में पाया जाता है, ठीक है। सो प्लेट्यू एरिया की अगर हम बात करें तो शुरू कहां से हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं विंध्यास से, विंध्यास के ऊपर भी, मतलब अरावलीज और विंध्यास के बीच वाले एरिया में भी, अरावली यहाँ पे माउंटेन रेंजेस है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे वी विल सी, जिसको नहीं पता, अरावलीज के नीचे से हमारे जो है प्लेट्यू रीजन शुरू हो जाता है। देन इट डाउन साउथ तक वो जो है प्लेट्यूज अलग अलग छोटे छोटे भागों में प्लेट्यू रीजन ही है, ठीक है। तो और उसके अलावा इन प्लेट्यू रीजन को साइड से कौन कवर कर रहा है, दैट इज वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। और वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के भी साथ में जो एरिया, उसको हम प्लेन्स कोस्टल प्लेन्स बोल देते हैं, वो भी क्या है, प्लेन एरिया, बट वो कोस्ट का प्लेन एरिया है, उसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। सो एज यू कैन सी के एक कंट्री के अंदर इतनी डाइवर्सिटी है कि आप मतलब कि हर तरीके का टेम्परेचर पा सकते हैं एक ही समय पे हर तरीके का सीजन पाया जाता है इंडिया में। क्यों? क्योंकि इतनी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है तो इसका मतलब ये है कि लोगों का रहना सहना भी वहां के लोगों का अलग अलग होगा। इसीलिए इंडिया के जो लोगों का कल्चर है, रिलीजन्स है, वो भी डाइवर्स है। क्यों? क्योंकि जो एरियाज हैं, ज्योग्राफिकल एरियाज हैं, वो भी डाइवर्स हैं, और जो ज्योग्राफी से रिलेटेड ही होता है हमारा जो कल्चर, जो हमारा खाना पीना, ठीक है। अब ऑब्वियसली नीचे साउथ इंडिया में तो स्वेटर्स नहीं डालेंगे, अगर हम कश्मीर जाएंगे तो स्वेटर लेके जाएंगे। सो इसीलिए जो हमारा पहनने का जो तरीका है वो अलग हो जाएगा, और वहाँ के एनिमल्स हैं वो भी उसी तरीके से इवोल्व हो जाते हैं, ठीक है। जो अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की बात करें, वहां के जो एनिमल्स होंगे उनके ऊपर बहुत सारा फर पाया जाता है, ठीक है, शीप्स के ऊपर फर पाया जाता है। बट अगर हम वही एनिमल्स की अगर हम नीचे जब वो डाउन साउथ आ जाते हैं, उस केस में जो है वो वहां पे रह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो हैबिटेट ही नहीं कर पाते इतनी गर्मी के बीच में। सो अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरीके के अलग अलग जगह में पाए जाते हैं, तो दैट्स व्हाई आवर कंट्री इज वेरी डिवर्स इन दैट सेंस। सो रिवर्स भी बहुत सारी पाई जाती हैं। इसको भी, रिवर सिस्टम को भी हम दो तरीके से डिवाइड कर देते हैं अगर हम फिजिकल फीचर्स की बात कर रहे हैं। ऊपर जो मेन रिवर सिस्टम्स हैं दैट इज द इंडस रिवर, देन कम्स द गंगा, देन कम्स द ब्रह्मपुत्र। ये तीनों जो हैं, ये तीन मेन रिवर सिस्टम नॉर्थ इंडिया के हैं। देन साउथ इंडिया के जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो सारी जो है मेन रिवर्स हैं। और इन दोनों तरीकों की रिवर्स के, साउथ इंडिया की रिवर्स के और नॉर्थ इंडिया की रिवर्स के कैरेक्टर्स भी अलग है, ठीक है। तो
तो ये है हमारा इंडिया, इसके जो अलग अलग हैं फीचर्स। सो एक एक करके हर चीज के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमारे फीचर्स पाए जाते हैं। सो सबसे पहला जो मैंने बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इसके जो है बीचों बीच से गुजरता है, इंडिया के बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। अब सबसे पहला सवाल आ जाता है कि कौन कौन सी स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है। सो एज यू कैन सी, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। सो इसी सीक्वेंस में जो है हमारा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है। इससे सवाल भी आ जाता है, काफी स्टेट एग्जाम जो सवाल पूछ लेते हैं कि बताओ कौन सी सीक्वेंस। अब ये नहीं पूछते कि इनमें से कौन सी स्टेट से जो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है, ये पूछेंगे कि सीक्वेंस क्या है गुजरने की, ठीक है, कि राजस्थान से पहले गुजर रहा है कि गुजरात से पहले गुजर रहा है, मध्य प्रदेश से पहले गुजर रहा है कि छत्तीसगढ़ से या झारखंड से। तो इस तरीके से हमें सीक्वेंस पता होनी चाहिए। तो इसी सीक्वेंस को याद करने के लिए मैं ऑनलाइन एक निमोनिक्स देख रहा था, यू कैन आल्सो सर्च फॉर दैट अगर देखना चाहते हैं। तो बेसिकली निमोनिक सर्च करोगे उससे आपको कोई ना कोई निमोनिक जरूर मिल जाएगा जो कि आपको शो हो जाए कर देगा कि गुजरात कैसे, पहले गुजरात आ गया, फिर राजस्थान आ गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सो ऑन, ऐसे आप याद कर सकते हो। 2-3 बारी देखोगे तो आपको ये याद हो जाएगा कि इतनी मुश्किल सीरीज नहीं है। सो बेसिकली वैसे ही अगर हम याद करने की कोशिश करें, इसको छोटा छोटा स्प्लिट कर लेते हैं। सबसे पहले इंडिया का अगर हम देखेंगे वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है, गुजरात है, ठीक है, उसके बाद राजस्थान है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देन कम्स मध्य प्रदेश, तो ये तीन तो एक ही लाइन में है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। देन कम्स छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़ झारखंड, ये हमें थोड़ा सा जो है याद रखना है। देन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल तो हमें पता है कि सबसे एंड में है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन दिक्कत कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वो बेसिकली जैसे मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ इससे अलग होता है, तो सबसे पहले क्या आएगा, छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। सो एक दो बारी देखोगे सीरीज को तो आपको याद हो जाएगा ये। सो दिस वाज अबाउट द टॉपिक ऑफ कैंसर, कि कौन कौन सी स्टेट से पास होता है। सो एक्सटेंशन की बात करें कि इंडिया का कितना एरिया का एक्सटेंशन है, कहां से कहां तक हमारा इंडिया जो पाया जाता है, तो सबसे पहली बात तो कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है हमारे इंडिया का एरिया है, ठीक है। सो फर्स्ट जो है हमारा फैक्ट जो इस चैप्टर के अंदर हम देखते हैं। देन सेकंड इज के यहाँ पे जैसे बताया गया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितना लेंथ है, ऊपर से अगर हम नीचे तक मैयर करें, सो दैट इज 3214 किलोमीटर, ठीक है। तो इसके अंदर जो चैप्टर है इसके अंदर 3200 किलोमीटर बताया गया, बट एग्जैक्टली कितना 3214 किलोमीटर है। और अगर हम ईस्ट टू वेस्ट देखें, वेस्ट टू ईस्ट देखें, तो दैट इज 2933 किलोमीटर, ठीक है। सो यहां से लेके यहां तक का जो हमारा लेंथ है दैट इज 2933 किलोमीटर। तो ये याद रखना, ये भी यूपीएससी नहीं पूछेगा, ये स्टेट एग्जाम्स पूछेंगे। सो जैसे कि मान लो कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशंस पूछ लेते हैं, देन कम्स लैटिट्यूडनल एक्सटेंशंस पूछ लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन पूछ लेते हैं। सो ये भी हमें याद होना चाहिए इसकी, क्यों, क्योंकि स्टेट एग्जाम्स में ये पूछा जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट्स। अब मेरे को एक चीज बताएं, 8 डिग्री 4 मिनट्स क्या है, ये नॉर्थ होगा या साउथ होगा? ऑब्वियसली, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो जो ये लैटिट्यूड है दैट इज ऑफ द 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ होगा। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके अगर आप देख सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक का एक्सटेंशन है जो नॉर्थ, वो भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है। देन कम्स हमारा ईस्ट में आता है, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या रहेगी, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स तक, जो कि है ईस्ट में आएगा। सो आई होप ये आप 2-3 बारी देखो इन फैक्ट्स को, ठीक है, तो याद करने की कोशिश करो। देन कम्स बाउंड्रीज देख लेते हैं, इंडिया की कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री लगती है। तो बेसिकली 7 कंट्रीज के साथ बाउंड्री लगती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है,
तो श्रीलंका के साथ लैंड बाउंड्री नहीं लगती है। वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंड बाउंड्री, कौन कौन सी कंट्रीज के साथ लगती है, तो ये थी कंट्रीज। तो यस, अगर कोई आपसे पूछे अफगानिस्तान के साथ भी बाउंड्री लगती है, तो यस, यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ भी इंडिया की बाउंड्री लगती है। दो जो ऊपर ये कश्मीर वाला एरिया है, जो कि अब जो हमारा लद्दाख वाला एरिया हम बोलेंगे इसको, जो है वो ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान है, बट एज वी क्लेम दैट इज अवर एरिया, तो इसलिए जो वो एरिया है वो हम मानते हैं कि जो अफगानिस्तान के साथ जो बाउंड्री है वो इंडिया के साथ बाउंड्री है। तो यस, इंडिया के साथ हम बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं। देन पाकिस्तान के साथ आपको पता है चाइना, नेपाल, दीज ऑल कंट्रीज यू ऑल नो, ठीक है। याद रखने का तरीका क्या है, आप एक सर्कुलर फॉर्म में याद रख सकते हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है। जैसे पाकिस्तान से शुरू हो जाए, उसके बाद अफगानिस्तान आ जाता है, उसके बाद चाइना आ जाता है, आपको पता है यहाँ पे नेपाल और भूटान आ जाते हैं, देन उसके नीचे बांग्लादेश आ जाता है, उसके साथ म्यांमार आ जाता है। तो इस तरीके से याद रखेंगे सीक्वेंस वाइज, तो आपको याद हो जाएगी बाउंड्रीज कौन कौन सी कंट्री के साथ लगती है। तो नेक्स्ट इज के बताओ कि लेंथ जो होती है, बॉर्डर की लेंथ जो है सबसे किसके साथ है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सबसे पहले फैक्ट्स जो है यही पढ़ते हैं कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री हम जो है हम शेयर करते हैं। तो बाउंड्री सबसे बड़ी लेंथ किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है। तो और कंट्रीज के साथ अगर सीक्वेंस वाइज हमने अरेंज करनी हो तो वो कैसे करेंगे, तो जैसे उसका सीक्वेंस निमोनिक ढूंढने की कोशिश करी थी, उसका तो वी कुडंट फाइंड के गुजरात से लेके एंड त्रिपुरा तक बताओ कि कौन कौन से अरेंज करने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, बट आई फाउंड वन फॉर दिस on this site. So the mnemonic is बचपन में MBA किया। So what is this, for B for बांग्लादेश, बांग्लादेश से सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, देन चीन, चाइना, च फॉर चीन, ठीक है, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ठीक है। तो ऐसे निमोनिक है। तो बचपन से ये पहली कंट्रीज आ गई हैं, देन फिर MBA वाली 3 कंट्रीज आ गई हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, तो इजी है। अब बांग्लादेश के साथ तो सबसे ज्यादा करते हैं और चाइना के साथ सबसे ज्यादा करते हैं, इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन फिर पाकिस्तान के साथ, ये 3 तो हमें पता अरेंज कर लेंगे। तो दिक्कत यहाँ पे आ जाती है जब हम बात करते हैं नेपाल, म्यांमार, भूटान की, तो उसके लिए आप आराम से इस निमोनिक को देख सकते हैं। MBA अकेला भी याद रख लेंगे तो आपको सारे का सारा जो है याद हो जाएगा। MBA मतलब म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, बस उसके ऊपर तो नेपाल अपने आप अरेंज कर ही लोगे। सो दिस इज दी निमोनिक, यू कैन रिमेम्बर। ओके, सो बाउंड्रीज के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, जो कि जो न्यूज़पेपर में जो ये नाम जो है वो न्यूज में रहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चाइना के साथ जो बाउंड्री लाइन है, सो दैट इज मैकमोहन लाइन। सो ये रेड कलर की जो लाइन आप देख पा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश की जो चाइना के साथ लाइन है उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। तो मैकमोहन, सर हेनरी मैकमोहन, ठीक है, तो ये फॉरेन सेक्रेटरी थे ब्रिटिश इंडिया के। तो उन्होंने ये लाइन प्रपोज करी थी, ठीक है, उन्होंने ये बाउंड्री जो है प्रपोज करी थी बिटवीन द देन तिब्बत एंड द इंडिया, ठीक है। जो तिब्बत था तब वो चाइना ने ऑक्युपाई नहीं किया था, देन उसके बाद में इंडिया और ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के साथ जो ट्रीटी हुई थी, ठीक है, दैट वाज शिमला अकॉर्ड 1914, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, शिमला अकॉर्ड कब हुआ था, 1914 में हुआ था। सो बिटवीन ब्रिटेन एंड द तिब्बत। तो इस तिब्बत के अकॉर्डिंगली तिब्बत ने ये मान लिया था, जो मैकमोहन लाइन थी इसको मान्यता प्राप्त देती थी, बट चाइना ने जब बाद में तिब्बत के ऊपर अपना क्लेम कर लिया, तिब्बत को अपने चाइना के साथ ही मिला लिया, तो उसके बाद में जो चाइना की गवर्नमेंट है वो कहती कि वो तिब्बत से वो सोवरेनिटी के थ्रू नहीं, मतलब तिब्बत तब सोवरन नहीं था, नेशन नहीं था वो, मतलब कि आप ब्रिटेन ने फोर्सफुली जो है ये मैकमोहन लाइन के ऊपर अकॉर्ड साइन करवा लिया, तो हम नहीं मानेंगे इस शिमला अकॉर्ड 1914 को। सो इसलिए इस रीजन पे भी डिस्प्यूट अराइज होता रहता है। कभी चाइना जो है कहता है कि अरुणाचल प्रदेश वाला साइड जो है हमारा है, ठीक है। तो उनको मौका भी मिला था जब इंडिया चाइना वॉर थी, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में चाइनीज आर्मी ने कब्जा भी कर लिया था, बट देन जब कब्जा कर लिया उन्होंने देखा कि अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, चाइना की जो गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया, उनके रूल को एक्सेप्ट नहीं किया, तो देन दे लेफ्ट द एरिया ऑफ द अरुणाचल प्रदेश द वॉर के कुछ ही सालों बाद। तो दिस वाज अबाउट द रेड मैकमोहन लाइन। नाउ टॉकिंग अबाउट द रेड क्लिफ लाइन।
सो रेड क्लिफ लाइन, आपको पता है ये कि जब इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी, तो रेड क्लिफ ही थे जिन्होंने ये लाइन प्रपोज करी थी, ठीक है, कि ईस्टर्न फ्रंट पे और इंडिया के वेस्टर्न फ्रंट पे किस तरीके से पाकिस्तान निकालना है इंडिया के बीच में से। तो इसको ईस्ट पाकिस्तान बोलने लगे थे, देन इसको हम वेस्ट पाकिस्तान, जो मेन पाकिस्तान था। तो इन दोनों पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो लाइन थी उसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। तो ये सर रेड क्लिफ ने दी थी ये भी एक जज थे वहां पे, ब्रिटेन में जज थे। सो नेक्स्ट इज दुरंद लाइन। दुरंद लाइन किसके किसके बीच में है? तो इट्स बिटवीन द पाकिस्तान एंड द अफगानिस्तान, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये दुरंद लाइन है। सो दिस वाज अबाउट दी बाउंड्री लाइंस एंड द बाउंड्री, कि इंडिया कौन सी कंट्री के साथ नेबर में किस कंट्री के साथ जो है बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट है हमें एक आइडिया होना इंडिया के बारे में, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं जिससे हमने लेक्चर शुरू किया था, दैट वाज अबाउट द फिजिकल फीचर्स, कि इंडिया के फिजिकल फीचर्स क्या है, इंडिया में किस तरीके का हम कह सकते हैं कि लैंडफॉर्म्स वगैरह पाए जाते हैं। सो स्टार्टिंग विद द नॉर्थ, सो माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ से हम शुरुआत करते हैं। सो नॉर्दर्न माउंटेन्स शुरुआत करने से पहले, जैसे मैंने बताया आपको कि जो नॉर्दर्न माउंटेन सिस्टम शुरू कैसे हुआ, अगर आपको ब्रीफली बताऊं, दो प्लेट्स थी आपस में टकराई, फोल्ड माउंटेन्स खड़े हो गए, ठीक है, जिसको हम हिमालयस बोलते हैं। हिमालयस के पार भी कुछ माउंटेन्स थे, ठीक है, जो फिर भी उस वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसको हम ट्रांस हिमालयस कहते हैं। मतलब कि जब हिमालयस अराइज हुए, प्लेट्स मिली, देन उसके साथ में उसके जो है, अगर नॉर्थ में भी एग्जिस्ट करते थे कुछ रेंजेस, ठीक है, उनको हम ट्रांस हिमालयन रेंजेस बोलते हैं, ठीक है। हिमालयस को आगे हम बहुत कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, बट अभी आपको फर्स्ट कैटेगरी जो नॉर्दर्न माउंटेन्स की अगर हम बात करें, सो दो तरीके के डिवीजन है नॉर्दर्न माउंटेन की, वन इज ट्रांस हिमालयस एंड अनदर इज हिमालयस। हिमालयस को आगे हम डिवाइड करते हैं। सो ट्रांस हिमालयस की अगर हम बात करें, तो सबसे ऊपर, सबसे नॉर्थ में क्या है? काराकोरम रेंज, ठीक है। देन कम्स लद्दाख रेंज, और इसी की एक्सटेंशन क्या है? कैलाश रेंज। तो ये याद रखना है, कैलाश रेंज किसकी एक्सटेंशन है? लद्दाख रेंज की ही एक्सटेंशन है। देन जस्कर रेंज, ठीक है, ये जस्कर रेंज है, ठीक है। अब ये क्या थे? ये हमारे हैं तीनों के तीनों ट्रांस हिमालयस। अब जस्कर और पीर पंजाल, पीर पंजाल देखेंगे, दिस इज दी पार्ट ऑफ द हिमालयस। जस्कर और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर वैली लाई करती है, ठीक है। और अगर हम देखें, पीर पंजाल जो रेंज है, इसको आगे एक्सटेंड करते हैं धौलाधार के माउंटेन रेंजेस, ठीक है। ये एक्सटेंडेड वर्जन है पीर पंजाल और ये धौलाधर। तो धौलाधर के पास भी क्या है? कुल्लू वैली है, जो कुल्लू वैली यहाँ पे ही लाई करते हैं। कुल्लू वैली और कांगड़ा वैली, ये दोनों यहाँ पे लाई करते हैं। एनीवेज, अभी हम ट्रांस हिमालयस की ही बात करते हैं। काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। सो कालाजा, ठीक है, कालाजा, KA4 काराकोरम, देन लद्दाख, देन जस्कर, इस तरीके से। तो काराकोरम में ही सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारी, जो हम कहते हैं कि इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक जो है K2 कहाँ पे लाई करती है? इस काराकोरम रेंज में ही लाई करती है। यहाँ पे देखो, ये देखो K2 लिखा हुआ है, ठीक है। सो इसको गोडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, आपको पता होगा इस चीज का, अगर नहीं पता तो नोट डाउन कर लो, दैट इज गोडविन ऑस्टिन। सो दिस वाज अबाउट द काराकोरम रेंज, देन लद्दाख, देन जस्कर। इसके बारे में और डिटेल में अगर हम देखना चाहेंगे कि कौन कौन सी रिवर कैसे, वो हम डिटेल में हायर एनसीईआरटीज में, हायर क्लासेस में देखते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको जस्ट इस 6 क्लास का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इसमें क्या डिस्कस किया गया है। देन उसमें इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया पीर पंजाल वगैरह में, फिर भी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। सो ट्रांस हिमालयस के बारे में तो हमने देख लिया कि क्या होते हैं। नाउ कम्स द हिमालयस, जो कि मैंने बोला कि माउंटेन, नॉर्थ माउंटेन्स को दो हिस्सों में बांटा है, तो दूसरा है हिमालयस। सो हिमालयस जो नाम है, हिम और आल्य, मतलब के हिम मतलब बर्फ, बर्फ का घर, तो द अबोर्ड ऑफ स्नो, तो इसको बोलते हैं हिमालय, यहां से इसका नेम पड़ा। सो सेकंड थिंग इज इट लाइज बिटवीन इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, मतलब
देखो यहाँ पे जो है इंडस रिवर है, यहाँ पे अगर हम देखें इंडिया के नॉर्थ में इंडस रिवर है, यहाँ से शुरू होके ये बिल्कुल इधर हम देखेंगे, अगर ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा निकल यहाँ से इंडिया के अंदर एंटर करती है चाइना से, चाइना के थ्रू यहाँ तक, मतलब जो हिमालय है हमारे एक्सटेंडेड है, यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, इवन अरुणाचल प्रदेश भी से भी आगे जो है, इवन कैसा भी माना जाता है लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार तक जो है हमारे हिमालय से एक्सटेंडेड है। ठीक है, तो यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेके पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है, वहां तक जो है हिमालय जो है एक्सटेंडेड है, ऐसा माना जाता है। देन इसकी क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, बेसिकली यहां से आपको क्लियर हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लो। हम इसकी जो है 3 तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं, आउटर, लेसर एंड इनर। ठीक है, आउटर, लेसर एंड इनर ये तो है अगर हम बात करें कि ऊपर से नॉर्थ से साउथ अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, सबसे साउथ में कौन सा है, आउटर, देन उसके ऊपर है लेसर, देन उसके ऊपर है इनर। ठीक है, सबसे ऊपर कौन होगा, इनर होगा, जिसको हम ग्रेटर हिमालयस भी बोलते हैं, जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं, ये याद रखना है। इनर हिमालयस मतलब जो सबसे, जो तो मेन हिमालय जिसकी हाइट्स, जिसकी माउंटेन पीक्स की हाइट सबसे ज्यादा होती है, जो दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी पीक्स हैं वो इसी इनर हिमालयस के अंदर लाई करती हैं। ठीक है, देन उससे जो छोटी पीक्स हैं उनको बोलते हैं मिडल हिमालयस या हिमाचल। ठीक है, सो इसको लेसर हिमालयस भी बोलते हैं। सो यहाँ पे जो होती है बहुत ही ज्यादा हाइट नहीं होती, एवरेज हाइट्स होती हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं आप देख सकते हो, पीर पंजाल जो मैंने ऊपर बताया, धौलाधर जो पीर पंजाल के साथ ही एक्सटेंडेड थी, उसके बाद में जो मसूरी की हिल्स हैं वो भी सारी इसके अंदर ही पार्ट है। ठीक है, मसूरी हिल्स भी इसका पार्ट है। देन नागटिबा रेंज, ठीक है, बहुत सारे हिल स्टेशन जैसे शिमला, डलहौजी, धर्मशाला, अल्मोड़ा, जो हिल्स मेन हिल स्टेशन है वो इसी के अंदर जो है लेसर हिमालयस के अंदर ही पाए जाते हैं। मतलब इसको माना जाता है कि जो ये हिमालयस है ये पीपल फ्रेंडली है, टूरिस्ट फ्रेंडली है, ये लेसर हिमालयस। देन आउटर हिमालयस, ठीक है, जो सबसे नीचे है, जो सबसे आउटसाइड में है, सबसे नीचे है, जो आप अगर आपको पता हो, जो बिटवीन जहां से पंजाब का बॉर्डर है और हिमाचल का बॉर्डर है, जो वो वहां पे जो बाउंड्री है, दैट इज द शिवालिक रेंज। और इसी शिवालिक रेंज के जो है फुट हिल्स पे जो है हमारा जो है चंडीगढ़ एक सिटी, प्लांट सिटी है, वो बना हुआ है। ठीक है जी, सो दिस वाज अबाउट द डिवीजन ऑफ द हिमालयास। ठीक है, ये कैसे मैंने डिवीजन करवाई, इट इज फ्रॉम द नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ, कैसे आप डिवाइड कर सकते हो। अब हम देख भी लेते हैं मैप को, जैसे ये देखो, दिस इज दी शिवालिक रेंज। ठीक है, ये एक्सटेंड करती है बिल्कुल एंड तक, जैसे मैंने बताया वो नॉर्थ ईस्ट तक ये सारी एक्सटेंड करेगी। ठीक है, बीच में अगर हम ये कॉन्टिन्यूटी टूट जाती है, जब पासिस वगैरह एंड रिवर्स जब क्रॉस करती हैं, अदरवाइज ये एक्सटेंड करती हैं बिल्कुल ही। देन इसके ऊपर की बात करी थी हमने जो मिडल हिमालयस की बात करी थी, पीर पंजाल रेंज एंड धौलाधर। देन उसके बाद में हमने देखा था इधर मसूरी वाले हिल्स, वो सारे नागटिबा, वो इसी सारी लाइन के अंदर जो है क्रॉस करते हैं, इसी लाइन के अंदर। ठीक है, देन कम्स जो मेन सबसे मेन है, जो इनको इनर हिमालयस बोलते हैं। ठीक है, या ग्रेटर हिमालयस या हिमाद्री। ठीक है, उसके बाद में जिसके अंदर हमारा जो है माउंट एवरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, इनर के अंदर पाया जाता है। सो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में है। सो दिस वाज अबाउट द डिवीजन। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे पूर्वांचल भी लिखा हुआ है। सो पूर्वांचल की अगर हम बात करें, ये नॉर्थ से साउथ क्लासिफिकेशन नहीं है, ये अलग से क्लासिफिकेशन करी है हमने। सो दैट इज बेसिकली लाइक दिस। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, आप देख सकते हैं, जैसे आप देखो ये अलग अलग हिमालयास की ही एक्सटेंशन वाली पीक्स हैं। ये काफी इंपोर्टेंट है, नाम याद रखना। ये डाफला आप देख सकते हो, ये हमारा असम अरुणाचल वाली साइड। देन मिशमी हिल्स, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्रा जो है असम से होती हुई गुजर रही है, यहाँ पे बांग्लादेश में एंटर हो रही है, वेस्ट बंगाल में एंटर होके बांग्लादेश में एंटर हो रही है। सो पटकाई बूम, ये भी हिल्स हैं, मिशमी हिल्स। ठीक है, नागालैंड में, मिजोरम में। देन गारो खासी जयंतिया, ये तीनों एक ही लाइन में याद रखने, गारो खासी जयंतिया।
तो ये जो है ये सारी की सारी हिल्स हैं, ये हमारी हिमालयाज की ही एक्सटेंशन है। इसको आराम से बैठ के आप पोज करके इसको आप देख सकते हैं, अपने मैप्स के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। एटलस है, एटलस के ऊपर लोकेट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो पता ही होना चाहिए। सो यहाँ से अगर हम बात करें हिमालयस, यहाँ अगर हम ब्रह्मपुत्र यहाँ से ही एंटर करती है हिमालयस को चीरती हुई। सो नामचा बरवा के पास से K2 एक साइड पे बिल्कुल K2 है, और हमारा नागा हिल्स है, और यहाँ पे हमारा बिल्कुल है जो नामचा बरवा है। सो ये नंगा पर्वत से लेके हमारा नामचा बरवा तक जो है हिमालय हम मानते हैं कि जो एक्सटेंड करता है, ठीक है, चाहे ऐसा माना जाता है। सो this was about the map location of the Himalayas. Now comes to the North Indian Plain कि इंडियन प्लेन कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ, क्या कैसे बने। सो जैसे कि हमने बोला कि जो हिमालयाज हैं वो कैसे बने थे। सो दो प्लेट्स ही टकराई और फोल्ड माउंटेन्स, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कैसे, और जो है वहां पे हिमालयाज बन गए हैं। एंटी सिंक्लाइन, सिंक्लाइन, यू ऑल नो अबाउट दैट फोल्ड माउंटेन्स जो हमने डिस्कस किया था। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नॉर्थ इंडियन प्लेन। सो बेसिकली नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की बात करें, सो पहले तो हमने जैसे देखा कि जो है प्लेन्स जो है जो कॉन्टिनेंट के जो लैंड मास है, जो प्लेट्स जो है टकराई और हमारे हिमालयस बन गए। और उसके बाद में जो इन हिमालयस के पास का जो रीजन था वो बिल्कुल खाली था, तो उसको किसने भरा? उसको भरा जो हिमालय से जो नदियां गुजर रही हैं, जो पहाड़ों से नदियां गुजर के आ रही है, पहाड़ों को काटते हुए नदियां गुजर आ रही, बहती हुई आ रही हैं। हमने लास्ट लेक्चर में क्या हमने जैसे कि डिस्कस किया था एक्सोजेनिक फोर्सेस एंड ऑल, उसके थ्रू हमने देखा था वेदरिंग हुई, देन इरोजन हुई। इरोजन जब जो है इरोजन मिट्टी सारी के सारी वो फिर डेपोजिशन में चले जाती है। वो डिपॉजिट कहाँ हुई? डिपॉजिट आके प्लेन एरियाज में, जो खाली एरियाज थे वहां पे वो सारी की सारी मिट्टी जो गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र जो है बहते हुए जो है अपने साथ मिट्टी ले आई और कहाँ पे डिपॉजिट कर दी उस मिट्टी को? उस प्लेन एरियाज में, जिसको हम कह देते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। सो बेसिकली तीन जो नदियां हैं हमारी मेन जो है इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनका बहुत बड़ा रोल है जो हमारे इंडिया के जो प्लेन्स बनाने में, ठीक है। और इन्हीं नदियों के अराउंड ही तो है ना, आप जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, जैसे इंडस, इंडस जहां जहां इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज और इंडस गुजर रही हैं वहां के नीचे जो है एरियाज हैं, वहां पे लो लाइंग एरियाज में तो प्लेन्स बने हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा एंड कुछ एक्सटेंट तक हम राजस्थान का एरिया भी बोलेंगे, तो उसी का ही तो पार्ट है ना, तो उस इंडस रिवर सिस्टम के थ्रू ही तो बना वो प्लेन्स। देन टॉकिंग अबाउट गंगा, गंगा यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, जो उस सारे एरिया से जहां जहां से गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज गुजर रही हैं और वहां पे डिपॉजिट कर रही हैं मिट्टी को, वो सारे का सारा एरिया जो है हम गंगा के प्लेन्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। गंगा यमुना प्लेन से, यमुना भी उसके साथ ही मिलके जो है जो डेपोजिशन करती है। देन कम्स ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र भी क्या है? वो मासिव अमाउंट ऑफ जो है, अब आप देखते हैं आए दिन जो है फ्लड्स की बात कर रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर के थ्रू हम फ्लड्स आने के जो बात करते हैं। सो बेसिकली वो उसके रीजंस क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिर फिलहाल के लिए आपको ये बता दूं कि वहां से जो डेपोजिशन आती है वो बेसिकली जो है डिपॉजिट करते हैं और ब्रह्मपुत्र की वैल्यू प्लेन्स बनती हैं, दैट ऑल थिंग। देन ब्रह्मपुत्र और गंगा जो है वो कहाँ पे मिल जाती हैं आपस में? देन आप बंगाल में, जो बांग्लादेश में जब एंटर करती हैं तो मिल जाती हैं, वहां पे जो है डेल्टा फॉर्म करती हैं, दैट इज सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। अब सुंदरबन डेल्टा क्या होता है बेसिकली उसकी बात कर लेते हैं। सो डेल्टा होता है, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारा जो है अपने साथ मिट्टी लेके जाती है, जो रिवर्स होती हैं तो पहाड़ों को चीरते हुए। आप खुद सोचो एंड तक आते आते मतलब कहाँ से चली हुई है गंगा का? बिल्कुल ही अगर हम बात करें उत्तराखंड से चली हुई है, जाते जाते वेस्ट बंगाल और को भी क्रॉस करते हुए बांग्लादेश में एंटर कर रही है। वो जो बांग्लादेश में एंटर कर रही है उसके अंदर खुद सोचोगे कितना मिट्टी इकट्ठा हो गया होगा। अब उसके अलावा उसके साथ ब्रह्मपुत्र भी मिल गया। ब्रह्मपुत्र में खुद में बहुत जो है इरोडेड मटेरियल है, तो फिर वो इरोडेड मटेरियल जब वो समुद्र के पानी के साथ मिलते हैं तो वहां पे जो क्या है प्रेसिपिटेशन हो जाती है उस सारे के सारे
सॉइल की, या कह सकते हैं जो भी मटेरियल उसके साथ इरोड होके आया नदियों के साथ, अब जब वो प्रेसिपिटेट होके वहां पे रुक जाते हैं, वो मटेरियल जो है इकट्ठा होना, डिपोजिट होना शुरू हो जाता है, जहां पे समुद्र और जो है हमारे नदी का पानी मिलता है, और फिर वो पूरे के पूरा धीरे धीरे क्या है, ग्रेजुअली वो लैंड मास बन जाता है, मतलब एक तरीके पूरी की पूरी लैंड तैयार हो जाती है। सो दैट इज बेसिकली डेल्टा। ठीक है, तो नेचुरली ये डेल्टास फॉर्म हो जाते हैं। किस कारण होते हैं? वो जो डेपोजिशनल मटेरियल था उसी के कारण जो ये डेल्टास फॉर्म होते हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो सुंदरबंस का डेल्टा है। किसकी वजह से बना? गंगा और ब्रह्मपुत्र की वजह से बना। सो दिस वाज अबाउट दी प्लेन्स। इसकी इंट्रोडक्शन अगर हमने देखी, सो एक और फैक्ट्स जो है हम देख लेते हैं, ये भी मेंशन था कि अब ये देखो, इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुई? मानसरोवर लेक से। ये कहाँ पे? तिब्बत में पड़ती है ये लेक। और जो ब्रह्मपुत्र है वो भी मानसरोवर लेक से ही एंटर हुई। जो मानसरोवर लेक से उस साइड पे, जो कि हम कहते हैं वेस्टर्न साइड पे, तो इंडस निकल गई, और ईस्टर्न साइड पे ब्रह्मपुत्र निकल गई, और यहाँ से निकलते हुए एंटर करते हुए कहाँ पे? असम से, अरुणाचल प्रदेश से एंटर किया, असम से गुजरती हुई, देन पूरे एरिया को कैटर करते हुए बांग्लादेश में चली गई। और इंडस जो है यहाँ से निकलते हुए ऊपर जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में एंटर करते हुए वो आगे निकल गई। ठीक है, उसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं जो इंडस की हम कहते हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज। ठीक है जी। सो दिस वाज अबाउट दी रिवर्स और रिवर का रोल क्या है प्लेन्स को बनाने में, जनरेट करने में। सो एक और फैक्ट मेंशन था इसके अंदर, सो दैट वाज के जो जहां से हमारी गंगा ओरिजिनेट होती है, ठीक है, वो वी ऑल नो के बद्रीनाथ से हम कहते हैं कि जो ओरिजिनेट हुई, देन केदारनाथ, बद्रीनाथ से तो निकली अलकनंदा, और केदारनाथ से निकली मंदाकिनी, अलकनंदा, मंदाकिनी और गंगोत्री से निकली भगीरथी। ठीक है, अब माना किया जाता है बेसिकली, जहां पे अलकनंदा और भगीरथी मिली, अलकनंदा और भगीरथी मिली, ठीक है, ये है अलकनंदा ब्लू कलर की लाइन जो है, ये भगीरथी रेड कलर की लाइन, जहां पे ये दोनों आपस में मिलते हैं, दैट इज देव प्रयाग, और यहां से ही उसको गंगा का नाम मिलना शुरू हो गया। इससे पहले वो अलग अलग दो नदियां थी, एक को बोलते थे अलकनंदा और एक को बोलते थे भगीरथी, फिर जहां पे वो मिल गई उसके बाद से उसको गंगा कहना शुरू किया। ठीक है, तो दिस वाज द फैक्ट। इसके अलावा और भी कॉन्फ्लुएंसेस बताए हुए हैं, जैसे आप आराम से पोज करके देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, फिर भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। जैसे अलकनंदा की बात करी, अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ पे मिलते हैं? जहां पे मिलते हैं उसका नाम है रुद्रप्रयाग। ठीक है, देन ये पिंडर गंगा, और जहां पे अलकनंदा मिलते हैं उसको करण प्रयाग बोलते हैं। ठीक है, नंदाकिनी और अलकनंदा जहां पे मिलते हैं उसको नंद प्रयाग बोलते हैं। विष्णु प्रयाग बोलते हैं जहां पे धौली गंगा और बद्रीनाथ मिलते हैं, विष्णु प्रयाग बोलते हैं उस एरिया को। तो अलग अलग नाम दिए हुए हैं। तो याद क्या रखना है? मेन जो हमने याद रखना है कि अलकनंदा और भगीरथी दोनों मिलके क्या बनाया? गंगा को बनाया। और कहाँ पे दोनों मिली थी? देव प्रयाग पे। बस इतना सा आपने, ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो याद होनी ही चाहिए आपको। देन यमुनोत्री, यहाँ पे आप यमुनोत्री देख सकते हैं। सो बेसिकली यमुनोत्री से यमुना का, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना का ओरिजिन हुआ, और उससे वो निकलते हुए कहाँ पे एंटर कर गई? गंगा के साथ समा गई थी। कहां से? साउथ से, साउथ ऑफ गंगा से। यानी कि अगर ये गंगा है, देन यमुनोत्री से निकलती हुई ये यमुना इसके साथ मिला गई, और जो सोन है वो भी। ठीक है, सोन और यमुना। ठीक है, अभी के लिए आप यही याद रखो। और इसके साथ में अगर हम और भी बहुत सारी जो है, गोमती एंटर करती है, घग्गर एंटर करती है, गंधक एंटर करती है। ठीक है, ये अलग अलग, गोमती, घग्गर, ठीक है, गंधक, ये अलग अलग जो है रिवर्स एंटर करती हैं किसमें? अब ये सारी की सारी क्या है? यमुना, सोन, गोमती, गंधक, गोमती और गंधक, ये है क्या बेसिकली? तो ये है ट्रिब्यूटरी। मतलब जो मेन रिवर थी ये गंगा, और इसके अंदर जो रिवर्स मिल रही हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। मतलब जो एक मेन नदी के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रही हैं, मतलब ये खुद का पानी कहाँ पे फेंक रही है? ये गंगा के अंदर फेंक रही है।
ठीक है, यमुना ने कहाँ पे अपना पानी सारे का सारा ला के कहाँ पे फेंका, गंगा के अंदर फेंका। देन सेम गोज विद सोन, देन सेम गोज विद गोमती, घग्गर एंड गंडक। तो ये इनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ये याद रखना, जो कंट्रीब्यूट करे नदी को और बढ़ाए तो दैट इज ट्रिब्यूटरी। अब ये क्या है, साउथ से एंटर कर रही है, ये यमुना और सोन क्या है, साउथ ट्रिब्यूटरीज इसको बोलेंगे। इनको नॉर्थ से एंटर कर रही है, इसको नॉर्थ ट्रिब्यूटरीज बोल देंगे। ठीक है, सो गंगा क्या है, अगर कोई पूछे आपसे, सो गंगा इज ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, ईस्ट को ही जा रही है ना, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में ही जा रही है, ऊपर नॉर्थ है, इधर ईस्ट, ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने याद रखना है। तो अगर कोई पूछ ले कि यमुना और सोन क्या है, ये इसके अंदर डिस्कस नहीं, फिर भी आपको बता देता हूं। तो यमुना और सोन क्या है, ये है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट कैसे हुई, ये है ये गंगा है, एरो डाल दिया करो ऐसे। ठीक है, इस एरो की तरफ आपने फेस करना, मान लो कि कोई पर्सन है इस एरो, इस डायरेक्शन में फेस किए हुए, एरो की डायरेक्शन में। अब एरो की डायरेक्शन में फेस किए हुए, एरो का राइट हैंड साइड से कौन एंटर कर रहा है, यमुना, तो इसको राइट बैंक बोल दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड से कौन एंटर कर रहा है, ये गोमती, घग्गर, गंडक, तो इनको लेफ्ट बैंक, यही फर्क है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है जी। एनीवेज ये सारा रिवर सिस्टम का पार्ट है। वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेन्स। सो हमने देखा कि प्लेन्स में क्या रोल है, इन नदियों का क्या रोल है, डेपोजिशन का क्या रोल होता है इंपॉर्टेंट प्लेन्स बनाने में। ठीक है, सो एलुवियल प्लेन्स बन जाते हैं, एलुवियल सॉइल आपने सुना होगा प्लेन एरियाज में, तो उसको भी आगे डिवाइड करते हैं हायर क्लासेस में, खट्टर, बंगर। सो एनीवेज स्टिकिंग टू दिस पोर्शन। सो नेक्स्ट जो हमारा फिजिकल फीचर है, सो थर्ड फिजिकल फीचर इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। सो ये दो वर्ड से बना हुआ है, पेनिनसुलर और प्लेट्यू। पेनिनसुलर क्या होता है, बेसिकली ऐसा लैंड मास जो तीन जगह से सराउंडेड बाय दी वाटर है। सो पेनिनसुलर इज ए पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन दी थ्री साइड्स, तो उसको बोलते हैं पेनिनसुला। देन प्लेट्यू क्या है, आपको पता है कि जो टेबल लाइक लैंड फॉर्म्स जो अपलिफ्टेड होता है, मतलब प्लेन से ज्यादा होता, ये भी एक तरीके का प्लेन एरिया ही है, बट फर्क सिर्फ इतना है ये हाइट पे होता है। जैसे ये देख, ये तो है प्लेन एरिया, सिंपल प्लेन एरिया, ये है प्लेट्यू। ठीक है, ये टेबल्ड फॉर्म में है, टेबल फॉर्म में। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन द प्लेन एंड द प्लेट्यू। ठीक है, और बेसिकली ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बनते हैं ये प्लेट्यूज जो हैं। हम डिटेल में देखेंगे हायर क्लासेस में कि कौन सा प्लेट्यू के पीछे क्या रीजंस था, कैसे बना। सो एनीवेज लुक एट दिस मैप केयरफुली। ये सारे का सारा क्या है, ये हमारा जो है हमारा एरिया जो है ये प्लेट्यूज से भरा हुआ है, ये सारे का सारा जो मैंने रेड लाइन में मेंशन किया हुआ है, सारे का सारा एरिया। अब द सेकंड थिंग इज, इसको भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ये दिस इज जस्ट ए क्लासिफिकेशन, अदरवाइज इसको जितने मर्जी हिस्सों में प्लेट्यूज को डिवाइड कर सकते हैं, वैसे इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो इस ऊपर वाले हिस्से को बोल देते हैं सेंट्रल हाईलैंड। हाईलैंड ऊपर ऊंचा है ना, तो हाईलैंड। तो नीचे वाले हिस्से को बोल देते हैं डेक्कन प्लेट्यू। तो इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू में दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट डिवीजन नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग सेक इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। ठीक है, अब बेसिकली याद क्या रखना है आपने, ये देखो, ये है अरावली रेंज। अरावली रेंज और विंध्यास रेंज के बीच में जो है ये सेंट्रल हाईलैंड के प्लेट्यूज होंगे। हम देखेंगे कौन कौन से, आपको नीचे लोकेट करवाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे भी जो प्लेट्यूज होंगे वो भी कौन से होंगे, सेंट्रल हाईलैंड के, छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड और बघेल, सारा के सारे वो सारे प्लेट्यूज जो है वो सारे इस सेंट्रल हाईलैंड के पार्ट है। मतलब आप कह सकते हो जस्ट नॉर्दर्न साइड में जो प्लेट्यूज हैं उनको हम सेंट्रल हाईलैंड बोल देते हैं। देन जो डेक्कन साइड पे प्लेट्यूज है उसको हम अलग से डिस्कस करते हैं, तो इसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं। अब एक और चीज जो हमने ध्यान देने वाली है, रिवर्स भी यहाँ पे बहुत फ्लो करते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा ना कि रिवर्स का रोल है कि जैसे ये गंगा फ्लो कर रही है
ऊपर इंडस फ्लो कर रही थी। तो यहाँ पे भी डेक्कन प्लेट्यू में भी और जो सेंट्रल हाईलैंड्स में भी यहाँ पे भी रिवर्स काफी फ्लो करती हैं। तो हमने देखना है, ठीक है। नो डाउट मैं आपको लोकेट कराऊंगा, फिर भी यहाँ पे एक बारी इसके ऊपर नजर रखो। जैसे नर्मदा नदी कहाँ पे है, विंध्यास रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में से गुजर रही है। दिस इज नर्मदा रिवर। देन ताप्ती भी इसे सतपुरा रेंज के नीचे से गुजर रही है, ठीक है। सो कहाँ पे जा रही है, वेस्ट फ्लो कर रही है, वेस्ट साइड पे जा रही है। कहाँ पे मिल रही है, अरेबियन सी के बीच में मिल रही है, ठीक है। और इसके अलावा एक और रिवर है, वो भी अरेबियन सी के बीच में मिलती है। एनीवेज बाकी सारी रिवर्स जो है वो कहाँ पे है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। जैसे महानदी हो गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। ये सारी की सारी कहाँ से, अब देखो ईस्ट ईस्ट फ्लो कर रही है। ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं यूपीएससी में, बताओ इसमें से कौन सी ईस्ट फ्लोइंग है, इसमें से कौन सी वेस्ट फ्लोइंग है। एनीवेज ये तो मेन रिवर्स है, इसका तो पता ही होना चाहिए। ये तो यूपीएससी पूछेगा नहीं, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि ये तो पता ही होगा, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरीज आगे पूछ लेते हैं नाम से, कि बताओ कि वो कौन सी जगह, कौन सी रिवर की किसकी ट्रिब्यूटरी है। आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे, क्या वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। वो रिवर सिस्टम में हम देखते हैं, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए कौन सी रिवर कहाँ पे है इन प्लेट्यूज में। तो इन दोनों के करेक्टर्स भी अलग अलग होते हैं। जो हम देखा ना ऊपर, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, उन रिवर्स के करेक्टर्स में और इन रिवर्स के करेक्टर्स में बहुत ज्यादा फर्क है। एनीवेज वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट, वी विल टॉक इन द रिवर सिस्टम समडे। सो टॉकिंग अबाउट द फैक्ट, जो कि मैंने बताया कि नर्मदा और तापी कहाँ पे फ्लो करती है, तो सतपुरा और विंध्यास के थ्रू फ्लो करती है। ये देखो, ये विंध्यास रेंज है, बीच में जो है ये एक आपको मैंने फॉल्ट बताया था ना, यहाँ पे फॉल्ट क्रिएटेड है विंध्यास और सतपुरा के। ये देखो काइंड ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स क्रिएटेड है यहाँ पे विंध्यास और सतपुरा के। सो इसके बीच में जो वैली में जो रिवर फ्लो कर रही है, दैट इज द नर्मदा। देन उसके नीचे जो है तापी, ठीक है। ये दो रिवर्स जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, तो ये याद रखना है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, सॉरी। सो ये याद रखना है, अरेबियन सी में जाके मिल रही है। ओके, सो नेक्स्ट इज, ये हमने बात करी एक ओवरऑल प्लेट्यूज के बारे में बात करी। अब हम इन डिटेल देखते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स की, पहले बात कर लेते हैं। मैंने बोला जो विंध्यास के ऊपर वाले, ठीक है, विंध्यांचल जिसको बोल देते हैं, उसके ऊपर वाले जो है कौन कौन से प्लेट्यूज हैं। ये देखो, अरावली रेंज और विंध्यास के बीच में ये है मालवा प्लेट्यू, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेट्यू, ठीक है। बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। देन ये बुंदेलखंड, ठीक है। बुंदेलखंड रीजन काफी इंपॉर्टेंट रहा है हमारी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देन ये बंगेलखंड, ठीक है। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू। सो ये तीनों जो है हमारे चैप्टर में मेंशन है, और इनकी लोकेशन जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट टू राइट भी पता होना चाहिए कि कैसे, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। आइडिया ये पूरा होना चाहिए। अब ये तो पता ही है, छोटा नागपुर प्लेट्यू सबसे राइट में होगा, ये मालवा। अब बुंदेलखंड और फिर बघेल, ठीक है। बुंदेल के बगल में बघेलखंड, ठीक है। सो ये याद रखना है आपने। सो दिस वाज अबाउट द सेंट्रल हाईलैंड्स, प्लेट्यूज के बारे में हमने जिक्र किया। देन कम्स द डेक्कन एरिया। सो अब डेक्कन एरियाज की बात करें, डेक्कन एरियाज में जो प्लेट्यूज हैं, ठीक है, उसको जो साइड पे कौन गार्ड कर रहा है, वेस्टर्न घाट। ये है वेस्टर्न घाट्स और ये है ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट और ये ईस्टर्न घाट, ठीक है। और इसके साइड में क्या है, ये मैं ग्रीन कलर के बना देता हूं। दीज आर दी प्लेन्स, दीज आर कोस्टल प्लेन्स, आई मस्ट से, क्योंकि कोस्ट एरिया ना, तो कोस्टल प्लेन्स बोल देते हैं उसको, ठीक है। ये प्लेट्यू वाला एरिया नहीं, ये प्लेन वाला एरिया है जो ग्रीन कलर का है। और इसके बीच में ये जो भी सारा एरिया है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ये सारा क्या है, प्लेट्यूज वाला एरिया है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। इसके अंदर जो रिवर्स फ्लो करती हैं, ये इसका आइडिया होना चाहिए। ये देखो, ये महानदी फ्लो कर रही है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से होते हुए। ये देखो सारी की सारी इसकी लोकेशन है, महानदी। देन गोदावरी, सबसे बड़ी रिवर जो है गंगा के बाद हमारे इंडिया में, दैट इज गोदावरी रिवर। कृष्णा, ठीक है। देन कावेरी, ठीक है। और जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट्स जो है, ये देखो, ये है कार्डेमम हिल्स, अन्नामलाई हिल्स और नीलगिरी हिल्स। और जो नीलगिरी हिल्स है, यहाँ पे बेसिकली तीनों के तीनों स्टेट्स में पाया जाता है। ये नीलगिरी हिल्स के केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका में, ठीक है। यहाँ पे जो
मिलती हैं वहां पे ये सारे का सारा एरिया पाया जाता है। और यहाँ की हाईएस्ट अन्नामलाई हिल्स के पास जो सबसे हाईएस्ट पीक है दैट इज अनायमुदी। ठीक है, साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है यहाँ पे पाई जाती है अनायमुदी, केरला में। सो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये छोटे छोटे जो फीचर्स हैं ये 6th क्लास के अकॉर्डिंगली, एनसीईआरटी अकॉर्डिंगली ये आपको पता ही होना चाहिए, ये तो आपके दिमाग में बसे होने चाहिए ये छोटे छोटे फीचर्स जो है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट दी हमारा जो प्लेट्यूज की बात करी, डेक्कन प्लेट्यूज की बात करी। अब जो रह गया वो ग्रीन वाला एरिया जो मैंने छोड़ा था, द प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, उसकी बात कर लेते हैं। अब पहले तो मैंने आपको कोस्टल प्लेन्स दिखा दूं कि किस तरीके से दिखते हैं ये कोस्टल प्लेन्स। जैसे ये सारा एरिया, दिस इज कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, अब ये देखो ये कोंकण आ गया ऊपर, गुजरात के साउथ से लेके यहां से लेके यहां तक ये कोंकण आ गया, कोंकण। देन कर्नाटका के पास कन्नड़ आ गया, देन इसके बाद मालाबार आ गया। ठीक है, ये इन प्लेन एरिया को हमने कोस्टल प्लेन्स को 3 में डिवाइड कर दिया। देन इसको हमने 2 में डिवाइड कर दिया, नॉर्दर्न सरकार, ठीक है, देन कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, नॉर्दर्न सरकार और कोरोमंडल कोस्ट के बीच में डिवाइड कर दिया इन एरियाज को हमने। ठीक है, इसको आपने लेबल आउट कर देना है। अब सेकंड क्वेश्चन जो अराइज होता है कि ये ज्यादा ब्रॉड है, ठीक है, ये ज्यादा चौड़ा क्यों है, ये ज्यादा पतला क्यों है, ठीक है, इसकी स्ट्रिप ज्यादा पतली क्यों है, ये ज्यादा ब्रॉड क्यों है, ब्रॉडर क्यों है। इसका रीजन क्या है बेसिकली कि जो ये रिवर्स है ना सारी की सारी, ये यहाँ पे डेल्टा फॉर्म कर रही हैं। ठीक है, जो ये रिवर्स हैं कृष्णा, गोदावरी, ये कावेरी, ये क्या फॉर्म कर रही है, डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है, मैंने जैसे बताया, डेल्टा होता है कि जहां पे सी और लैंड पानी मिलता है रिवर का। ठीक है, जैसे ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जहां पे सी और रिवर का पानी मिलता है वहां पे लैंड फॉर्म क्रिएट हो जाता है। ये देखो ये था लैंड, ये ऊपर से रिवर आ रही थी, और जहां पे रिवर समुद्र से मिल रही है वहां पे डेपोजिशन इकट्ठा हो गया। अब जब डेपोजिशन इकट्ठा होता गया और जो ये हमारा जो है ये ईस्टर्न साइड जो है, जो ईस्टर्न प्लेन्स हैं, जो यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स हैं, वो क्या होते गए, ब्रॉड होते गए। ठीक है, दिस इज द रीजन कि ये ब्रॉडर क्यों है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न कोस्ट पे जो प्लेन्स हैं। सो सेकंड थिंग, अब वेस्टर्न कोस्ट पे एस्चुरीज ज्यादा पाई जाती हैं। जैसे नर्मदा तापी की बात करेंगे ना, वहां पे एस्चुरीज हैं। ठीक है, ये नर्मदा तापी एस्चुरीज क्रिएट करती हैं, डेल्टा क्रिएट नहीं करती एस्चुरीज। अब ये यहाँ पे अगर हम डेल्टा की बात करें, यहाँ पे तो डेपोजिशन हो रही है, यहाँ पे जो ऑलरेडी लैंड है उसको ही काट रही है रिवर। क्यों? क्योंकि इस रिवर के अंदर, मतलब इस तरीके की नर्मदा या तापी रिवर के अंदर इतना डेपोजिशन वाला मटेरियल ही नहीं होता कि वो वहां पे डिपोजिट कर दे। इनफैक्ट वो खुद जो लैंड होती है उसको ही काट देती है, तो एस्चुरीज फॉर्म बन जाते हैं। एनीवेज, आपने सिर्फ डेल्टा याद रखना है फिलहाल के लिए कि डेल्टा होता क्या। सो दिस वाज द रीजन। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, सो दिस वाज अबाउट द कोस्टल प्लेन्स। हमने नेक्स्ट जो कि फिजिकल फीचर जो डिस्कस किया। नाउ वी लेफ्ट विद द आइलैंड्स। सो बेसिकली हमारे 2 तरीके के आइलैंड्स पाए जाते हैं, एक है अंडमान एक एंड निकोबार, दूसरी तरफ है लक्षद्वीप आइलैंड। अब जो अंडमान आइलैंड है वो कैसे बना, ये क्वेश्चन अराइज होता है। सो हमने कल भी एक डिस्कस किया था अराकन कोस्ट के बारे में, अगर आप लास्ट वीडियो देखें। सो बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो म्यांमार के जो अराकन जो हमारे माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, वो उन रेंजेस को, जो म्यांमार के रेंजेस हैं अराकन के, उनको हिमालयस की एक्सटेंशन ही माना जाता है, और उसी को ही हिमालयस की एक्सटेंशन माना जाता है जो म्यांमार के रेंजेस हैं, और वो ही एक्सटेंड करके क्या कहते हैं कि बनाते हैं अंडमान एंड निकोबार। कहते हैं अंडमान एंड निकोबार क्या है, नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयस, बट वो क्या है, सबमर्ज्ड हो चुके हैं। ठीक है, इस यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे है म्यांमार, ये है इंडिया, और म्यांमार के जो यहाँ पे अराकन की रेंजेस हैं उसी की एक्सटेंशन क्या है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ऐसा कहा जाता है। सो ये तो हमारा बना है कि माउंटेन रेंजेस की एक्सटेंशन है। अब दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि लक्षद्वीप कैसे बना। सो लक्षद्वीप कहते हैं कि कोरल से बना, जो लक्षद्वीप में जो है कोरल रीफ से बना। अब कोरल्स क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है। अब कोरल्स जो है, इसको अगर हम बात करें, इसके अंदर दो पार्ट है। वन इज स्केलेटन, मतलब कि जो
एक स्केलेटन मतलब एक कंकर होता है ना, जैसे सिंपल आप जस्ट इमेजिन करो कि एक स्केलेटन एक बोन जैसा मटेरियल है, एक शेल पड़ा है, शेल, ठीक है। वन इज स्केलेटल, अनदर इज पोलिप्स। उस स्केलेटल के अंदर, मतलब उस घर के अंदर, स्केलेटल वाले घर के अंदर कौन रहता है? पोलिप्स रहते हैं। जब वो पोलिप्स मर जाते हैं, ठीक है, वो उस स्केलेटल के ऊपर, सरफेस के ऊपर और पोलिप्स जो है जन्म लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फिर उस स्केलेटल के ऊपर एक और स्केलेटल क्रिएट हो जाता है। ऐसे स्केलेटल के ऊपर स्केलेटल, कोरल के ऊपर कोरल लीफ बनती जाती है और ऐसी से हमारे आइलैंड्स बन जाते हैं, ठीक है, जिनको हम कोरल रीफ्स भी बोल देते हैं। तो कोरल्स कहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं? लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। सो दीज आर दी फिजिकल फीचर्स जो कि हमारे इंडिया में। आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे समझ आए हों कि कौन कौन से डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हैं हमारे इंडिया के, और इसी के बेस पे ही सारी, इसी को ही हम जो ज्योग्राफी में आगे डिटेल में स्टडी करते हैं, हर एक फीचर को, चाहे वो वेस्टर्न घाट्स हो, ईस्टर्न घाट्स हो, इसी को ही आगे हम डिटेल में देखते हैं हायर क्लासेस में। जो मैंने पढ़ाया अब तक आपको वो अच्छे से आपको रिवाइज करना है, और जो मैंने जितने भी लोकेशंस बताए, जितने भी फैक्ट्स बताए, उसको भी अपने टिप्स पे करना है, ठीक है। और जो मैंने हाईलाइटेड फैक्ट्स बताए हैं वो सारे के सारे जो है आपके चैप्टर में मेंशन्ड है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया सारा चैप्टर, सारे फिजिकल फीचर्स क्या है इंडिया के, और कैसे हिमालयास बने, और ट्रांस हिमालयास क्या है, और कैसे डिवीजन है। देन वी केम टू प्लेट्यूज एंड then after that we talked about coastal plains, ठीक है। So this was about the today lecture. I hope you enjoyed our lecture. So if you did, so please like and subscribe our channel, and press the bell icon so that you get the update whenever we upload the videos. So thank you so much.